Good morning, class 10th students. As you all know, we have started chapter 7th of your chemistry portion, and the chapter is periodic classification of elements. So students, हम सब ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डोवर्नियर ट्रेड्स के बारे में डिस्कस किया था. आज जो है हम कुछ डोवर्नियर ने जो है कुछ मेटल्स को एक बेसिस पे जो है उनको क्लासिफाई किया था, मेटल्स नॉन मेटल्स को, उसको डिस्कस करेंगे. एंड देन हम कुछ और लॉज जो हैं, कुछ अनदर साइंटिस्ट के लॉज को डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको पिछली वीडियो में कोई भी जो है प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप अपने डाउट सेशन में उसको क्लियर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो लेक्चर. सो क्लास 10th, हमने कल पढ़ा था कि डोवर्नियर ने जो है वो अपने कुछ ट्रेड्स दिए थे, है ना. हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने ट्रेड पढ़ा था जो है, एक ट्रेड उसने दिया था लिथियम, सोडियम बच्चे मैं यहाँ पे इनके सिंबल्स लिख रही हूँ, ठीक है, एंड देन पोटेशियम, ठीक है. उसने ये एक ट्रेड दिया था जिसको उसने बोला था कि लिथियम का जैसे एटॉमिक मास 6.9 होता है, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, ठीक है. 6.9 प्लस 39, फर्स्ट और थर्ड को जब हम प्लस करेंगे और उनकी एवरेज निकालेंगे तो वो आएगा 22.95, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जो है वो 22 के इक्वल है ना बच्चे. सो स्टूडेंट्स, उसने क्या बोला कि ये जो एलिमेंट्स हैं, उसने इन एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. किन कैटेगरीज में डिवाइड किया उसने? फर्स्ट इज अल्कली मेटल्स, सेकेंड वन इज अल्कली अर्थ मेटल्स, जिसको आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोल सकते हो, एंड लास्ट वन इज हेलोजेंस. उसने अपने ट्रेड्स को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. सो इन 3 कैटेगरीज में अब ये एलिमेंट्स थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको हम बोलेंगे अल्कली मेटल्स. किस बेस पे हम इनको अल्कली मेटल्स बोल रहे हैं? क्या होते हैं अल्कली मेटल्स? स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल्स वो होते हैं जो जब वाटर के साथ जब इनकी रिएक्शन होगी, दे फॉर्म बेसिस और दे फॉर्म अल्कलीज. जब भी इन एलिमेंट्स की रिएक्शन जो है वाटर के साथ की जाएगी तो ये जो है हमें क्या देंगे? इन रिटर्न अल्कलीज देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. सो these lithium, sodium and potassium are collectively called as alkali metals. Why? Because these all react with water to form alkalis. Okay students, now उसने next जो है alkali earth metals, उसका जो next ट्राइड था that is calcium, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है. इन तीनों को उसने क्या किया? इन तीनों को उसने नाम दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स, दोनों बोल सकते हो, ठीक है. कुछ बुक्स में अल्कली अर्थ मेटल्स है, कुछ में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ठीक है. इनको उसने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया. वाई? इसको उन्होंने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए बोला क्योंकि इन दोनों की एक प्रॉपर्टी तो सेम है कि ये भी जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं हम, तो ये भी हमें क्या देते हैं? अल्कलीज ही देते हैं, ठीक है. बट यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, इसके साथ अर्थ मेटल्स लगा है. अर्थ मेटल्स क्यों लगा है? क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट में. सो स्टूडेंट्स, वाई डोवर्नियर कॉल दीज एलिमेंट्स एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? बिकॉज their oxides are alkaline in nature, they form bases when reacts with water and also exist in earth. These elements exist in the earth, ठीक है. इसीलिए इसी वजह से इनको क्या बोला गया? अल्कलीन अर्थ मेटल्स. नेक्स्ट उसने क्या दिया? हेलोजेंस. अब हेलोजेंस उसने किस किस को बोला? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में मैं आपको हेलोजेंस पहले ही बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ कि हेलोजेंस क्या होते हैं. मुझे नहीं लगता कि आपको जो है इसमें कोई प्रॉब्लम होगी हेलोजेंस में, बिकॉज मैंने ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया था कि हेलोजेंस होते क्या हैं. बट मैं फिर भी आज जो है दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ. सो चिल्ड्रन, इनको हेलोजेंस क्यों बोला? डोवर्नियर ने अपने इस ट्रेड को कैल्शियम, ब्रोमियम और जो आयोडीन है, इनको उसने ब्रोमियम नहीं, सॉरी बच्चे, ब्रोमीन और आयोडीन को उसने क्यों बोला हेलोजेंस? बिकॉज हेलोजेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हेलोजेंस होते हैं ये जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिएक्ट होने पर, मेटल्स या नॉन मेटल्स से जब भी ये रिएक्ट होंगे तो हमें क्या देंगे? रिस्पेक्टिव सॉल्ट.
क्या देंगे हमें, रिस्पेक्टिव सॉल्ट, जब भी मेटल और नॉन मेटल से इनकी रिएक्शन होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था हेलो का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, और जन्स का मतलब होता है, हेलोजेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो ये क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज हेलोजेंस। व्हाई? बिकॉज दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। नॉन मेटल्स नहीं आएगा बच्चे, ओनली विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ेंगे। अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है क्या। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है हम आपके टेक्स्ट बुक से रीड करेंगे, पेज नंबर 111। मैं आपको जैसे कि पहले भी बोलती रही हूँ हर वीडियो लेक्चर में कि पेज नंबर 1-2 आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। सो पढ़ते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है बच्चे। डोवर्नियर के जो अटेम्प्ट्स थे क्लासिफाई करने के लिए एलिमेंट्स को, सबसे पहले तो बच्चे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वाई देयर इज अ नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था, हमारे पास नेचर में इन अबंडेंस जो है एलिमेंट्स हैं। एट प्रेजेंट जो है हमें 118 एलिमेंट्स नोन है। सो स्टूडेंट्स, इतने एलिमेंट्स के अगर आपने सिंबल चलो कहने को आप लर्न कर भी लो, ठीक है, बट आप क्राइम करके जो है उसको लर्न भी कर भी दो क्राइमिंग करके, बट उनकी प्रॉपर्टीज, हर एलिमेंट्स का पर्टिकुलर नेचर, उनकी रिएक्टिविटी, रिएक्शंस कैसी होती है, केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, कौन से एलिमेंट के साथ कैसी, कौन सी मेटल के साथ कैसी रिएक्टिविटी है, ये सब याद रख पाना बहुत डिफिकल्ट है। इस चीज को इजी वे में रखने के लिए, ताकि हमें एक इजी मेथड मिल जाए, एक टेबुलर फॉर्म मिल जाए जिससे हमें ये चीजें क्लियर हो जाए, इस वजह से साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि हम इसको एक किसी टेबुलर फॉर्म में रख सकें, ताकि हमें जो है एलिमेंट्स को याद रखने में, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने में आसानी हो। सो जो डोवर्नियर के अटेम्प्ट्स थे, उन्होंने बाकी केमिस्ट को भी एनकरेज किया ताकि वो भी प्रॉपर्टीज जो है बाकी एलिमेंट्स की उनको कोरिलेट करे विद देयर एटॉमिक मासेस। बिकॉज डोवर्नियर ने क्या चूज किया था, एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स एंड इंग्लिश साइंटिस्ट। स्टूडेंट्स, नोट वन थिंग, आपकी बहुत सारी बुक्स होंगी, रिफ्रेशर्स, गाइड्स, वहां पे नंबर्स जो है, ईयर्स जो है, बड़ी सारी बुक्स में कहीं पे 67 दिया है, कहीं पे 66। आपका वही नंबर माना जाएगा, वही ईयर माना जाएगा जो आपकी टेक्स्ट बुक पे होगा, ठीक है। आप सबने अपनी, उसके लिए आपने अपनी टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करना है, ठीक है। जॉन न्यूलैंड्स एंड इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज्ड देन नॉन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उस टाइम पे जो एक न्यू, इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जॉन न्यूलैंड, उसको जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे, आई थिंक उस टाइम पे 63 एलिमेंट जो है उस टाइम पे नोन थे। जो 118 है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे आगे डिस्कवर होते गए। तो उसने क्या किया, उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे उसको क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। उसने क्या किया, एलिमेंट्स को जिनके लोएस्ट एटॉमिक मास थे, लाइक हाइड्रोजन, उनको, और एंड एंडेड एट थोरियम विच वाज द 56 एलिमेंट। थोरियम कौन सा था, 56 एलिमेंट। उसने क्या किया, लोएस्ट एटॉमिक मास से स्टार्ट किया, ऐसे हायर जाते जाते उसने एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से उनको अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। उसने क्या देखा, जब उसने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, कि हर 8th एलिमेंट जो था उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी टू द फर्स्ट के बाद जो भी 8th एलिमेंट आ रहा था उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच कर रही थी। उसने इन एलिमेंट्स को ऑक्टेव्स, जो म्यूजिक के ऑक्टेव्स नहीं होते जैसे सा रे गा मा पा, उनको उसके साथ उसने कंपेयर किया। तो उसने क्या बोला, ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसने इसको नाम क्या दे दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्योंकि जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा, नी जो है वो 7th है, 7th के बाद सा फिर से आ जाता है, फिर से रिपीट होता है सा रे गा मा पा। तो उसने उसके साथ कंपेयर किया कि हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट से मिलती है। तो इसीलिए उसने जो है इसको नाम दे दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। एंड दिस लॉ वाज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। दिस लॉ इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अभी भी इसको यही बोलते हैं। और इस लॉ में क्या बोला गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम। सोडियम जो है वो 8th एलिमेंट है आफ्टर लिथियम। सिमिलरली वैसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम रिजेंबल करते हैं एक दूसरे को, और पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म। ये जो है आगे टेबल दी है, लेट्स डिस्कस दैट टेबल। सो बच्चे, दिस इज योर पेज नंबर 12। यहाँ पे ये पेज दिया बच्चे, ये देखो, सा रे गा मा पा दा नी, ठीक है।
सारे गामा पादा नी, ये म्यूजिक के नोट्स हैं, इसके बेस पे इसने ये टेबल अरेंज किया। जैसे हाइड्रोजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ के बाद जो एट्थ आया, फर्स्ट की इसके साथ रिजेंबल करेगी, सेकंड की इसके साथ, तो ऐसे उसने इनको एक टेबल में अरेंज कर दिया। बट बच्चे जैसा कि मैंने आपको बोला कि उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स हमें नोन थे, बट उसने तो 56 एलिमेंट तक ही बताया, आगे के एलिमेंट्स का क्या होगा उसने कुछ नहीं बताया। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूजिक में 7 म्यूजिकल नोट्स थे, जैसे सा रे गामा। वेस्ट में उसने इन नोटेशंस को यूज किया, जैसे डू रे मी, ये वेस्ट की हैं। ठीक है, इन नोट्स को उसने सेपरेट किया बाय होल एंड हाफ स्टेप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, म्यूजिशियन यूज दिस नोट्स फॉर कंपोजिंग म्यूजिक, और उसने क्या किया, उसने इनको जो है क्या किया, एवरी 8 नोट को सिमिलर किया फर्स्ट वन के साथ, एंड फर्स्ट नोट को नेक्स्ट स्केल पे लेके जाता गया। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो एप्लीकेबल ओनली अप टू कहाँ था, कैल्शियम। देखिए यहाँ पे कैल्शियम क्या है बच्चे, कैल्शियम यहाँ तक ही आ रहा है, ये बाकी इतने सारे एलिमेंट्स जो हैं, इतने सारे एलिमेंट्स बच गए, कैल्शियम यहाँ तक ही आ रहा है, ये इतने सारे एलिमेंट्स बच गए जिनका उसके साथ मैच नहीं हुआ। इन सारे एलिमेंट्स का as after calcium every 8th element did not possess properties similar to that of first। जैसा कि कैल्शियम के बाद अगर हम देखें यहाँ पे आयरन आ रहा है, तो आयरन का जो है, आयरन के बाद ये जैसे कोबाल्ट और निकल आ रहा है यहाँ पे, इनके साथ रिजेंबल नहीं कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉ भी फेल होता दिख रहा था, तो एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। इट वाज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। अभी देखें यहाँ पे उसने क्या बोला कि उसने क्या अज्यूम किया, सिर्फ 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। और उसने ये चीज वहां पे कही क्या कि दोबारा जो है इससे ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे, बट अभी तो हुए हैं 118 कैसे हुए फिर। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इन द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अगर तो जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो इस टेबल में फिट हो जाते तो हमें न्यू टेबल की क्या नीड थी, बट ये उनकी प्रॉपर्टीज उनके साथ मैच नहीं की इस टेबल के साथ। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, इसके न्यूलैंड्स के टेबल में बाकी एलिमेंट्स को फिट करने के लिए न्यूलैंड को एडजस्ट करने पड़े 2 एलिमेंट्स सेम स्लॉट में। यहां देखे बच्चे, इन दोनों एलिमेंट्स को और इन दोनों एलिमेंट्स को उसने एक ही स्लॉट में 2-2 एलिमेंट्स को प्लेस किया है। इसी वजह से जो है बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट, और सेम नोट के अंदर कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स को उसने जो है प्लेस कर दिया। ठीक है, note that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine and chlorine bromine which have very different properties than these elements। क्या बोल रहा है, कोबाल्ट और निकल को उसने इनके साथ प्लेस किया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, बट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की जो प्रॉपर्टीज है वो इन दोनों से, कोबाल्ट और निकल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, बट उसने उनको सेम स्लॉट में रखा। आयरन विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल, आयरन देखें यहाँ पे, आयरन जो है इसको आयरन को रिजेंबल करना चाहिए था, आयरन जो है वो कोबाल्ट और निकल से रिजेंबल करता है, पर उसको जो है उसने नेक्स्ट रख दिया। हमने तो यही बोला ना, फर्स्ट के बाद जो 8th आएगा उसकी इससे मैच करेंगी, बट इनकी इससे मैच कर रही थी इस, और उसको उससे उसने दूर रखा था, इसीलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने वर्कड वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम। ये चीज आपने याद रखनी है, अप टू कैल्शियम ही वर्क हुआ उसका जो ये लॉ था, उसके आगे इस लॉ ने काम नहीं किया। ठीक है, तो इसी वजह से इसका ये जो लॉ था वो क्या हो गया, वो भी फेल हो गया, और हमें फर्दर जो है एक और लॉ आया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले हम जो है डोवर्नियर और इसकी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की कुछ लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दी, इन डिटेल हम थोड़ा सा उसको और पढ़ लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो क्लास 10th, न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव किस किस चीज में फेल हो गया। इट वॉज नॉट वैलिड फॉर एलिमेंट्स दैट हैड एटॉमिक मासेस हायर देन कैल्शियम। अभी मैंने आपको टेबल से भी दिखाया, जिनका एटॉमिक मास कैल्शियम से ज्यादा था ये उसके लिए वैलिड, उन एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं था। व्हेन मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड सच एज एलिमेंट्स फ्रॉम द नोवल गैसेज लाइक हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, दे कुड नॉट बी अकोमोडेटेड इन हिज टेबल। जब न्यू एलिमेंट्स और 56, इसने तो 56 एलिमेंट्स ही बताए थे, उनसे ज्यादा जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो इसके न्यूलैंड ने जो टेबल दिया था हमें नोट्स के ऊपर, उनमें उनके लिए जगह नहीं थी। सो बच्चे
But the most important contribution in the process of classification of elements was the periodicity he saw in higher eighth element. सबसे most important contribution क्या थी उसकी, जो periodicity उसने देखी eighth element में. The modern periodic table that we shall study in later sections, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, Mendeleev periodic table और modern periodic table, drew heavily from the concept of periods of 8. ये जो उसने 8 का पीरियड दिया ना कि 8 एलिमेंट्स के बाद, एक पीरियड के बाद जो है प्रॉपर्टी सेम आती है, तो वही कंसेप्ट जो है आगे यूज किया गया. इन एडिशन इट मस्ट बी नोटेड दैट डोवर्नियर ट्रेड्स ऑकर्ड इन द ऑक्टेव्स ऑफ न्यूलैंड्स. उसके साथ साथ जो डोवर्नियर ने ट्रेड्स दिए थे वो भी ऑक्टेव ऑफ न्यूलैंड्स में फिट बैठते थे. सो कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो था, बिकॉज एक तरीका मिल गया, एक वे मिल गया कि कैसे जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है. बट कुछ एलिमेंट्स का जो उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे, उसकी वजह से हमें एक न्यू जो है एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के एक लॉ की जरूरत थी. सो इसके बाद एक और लॉ आया जिसको हमने क्या नाम दिया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसको हम जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो आपका वीडियो लेक्चर होगा उसमें. सो स्टूडेंट्स, आई होप this much is clear to you. If there is any query, any question in your mind, any doubt in your mind, please do ask me in your doubt session. Okay students, thank you, have a nice day.